जी हाँ दोस्तों, पूर्व सेना अध्यक्ष की किताब की लाइनें दिखा करके संसद में राहुल ने मोदी शाह के मुंह पर कालिक सी पोत दी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जवार खान। दोस्तों, आखिर राहुल गांधी संसद में पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे के अप्रकाशित किताब से कौन सी लाइनें पढ़ने जा रहे थे कि मोदी शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हर कोई मानो बौखला गया हो, मानो इन तीनों के साथ साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी की कोई चोरी सी पकड़ी गई हो। और इसीलिए राजनाथ सिंह से लेकर शाह और स्पीकर सभी राहुल को बोलने से रोकने तक लगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला तो इन सब से आगे निकल जा करके राहुल गांधी को रोकने की कोशिश करने लगे। वो तो थेथरई करते हुए नियमों का हवाला देकर के राहुल गांधी को रोकने लगे। दोस्तों, तो सवाल यह है कि राहुल गांधी उस किताब से ऐसा क्या पढ़ने जा रहे थे जो सरकार सामने आने नहीं देना चाहती। यह मामला लद्दाख में चीन की सेना के आगे बढ़ने से जुड़ा हुआ है, जिसकी गलवान घाटी में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच टकराव हुआ। दोस्तों, कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेता समय समय पर इस मुद्दे को उठाते रहे, खुलासा करते रहे कि चीन ने भारत के बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया, लेकिन मोदी सरकार लगातार इसको डिनाई करती रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने बयान भी दिया था कि हमारी सीमा में न कोई आया था न कोई आया है। पीएम मोदी के बयान के बाद यह मामला सुलझने की बजाय और उलझ गया था, और उसके बाद लगातार ऐसी खबरें आती रही कि चीन ने भारत की कई सीमाओं पर कब्जा किया है, लेकिन सरकार उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। रिटायर्ड जनरल नरवणे की किताब से पता चला है कि एक बार ऐसी स्थिति आई जब भारत का शीर्ष नेतृत्व यानी पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम लोग फैसला ही नहीं ले सके। नरवणे चूंकि जनरल थे तो उनसे ज्यादा असली कहानी कोई नहीं जानता दोस्तों, लेकिन उन्होंने उन तथ्यों को किताब में लिखा जिन तथ्यों को मोदी सरकार, मोदी, शाह और राजनाथ सिंह कभी बाहर नहीं आने देना चाहते हैं। और यही हुआ दोस्तों 2 फरवरी को, जब संसद में जिस वक्त कार्रवाई शुरू हुई, राहुल गांधी का बोलने का समय आया, और संसद में जब बजट पेश होने के बाद 1 तारीख के बजट के बाद में अगले दिन 2 फरवरी को जैसे ही राहुल गांधी ने अपनी बातें शुरू की, और उसके बाद में उन्होंने एक सवाल उठाया कि हमारे लोगों पर, हमारे सांसदों पर, हमारे नेताओं पर सवाल खड़े किए जाते हैं, और उन्होंने जनरल नरवणे के से पूर्व सेना अध्यक्ष की किताब के अंश को पढ़ना चाहा। घबरा गए मोदी और शाह, लेकिन राहुल गांधी ने अपने तथ्यों और तर्कों से मानो उन सब के चेहरों पर कालिक से पोत दी। उन सब के उस घबराहट को एक ऐसी हताशा में बदल दिया जिसे मानो भागने लगे हो, मानो 56 इंच के साहब की सारी छाती चौड़ी होना तो छोड़ दीजिए, सिकुड़ सी गई हो। मानो अमित शाह, जो कि खुद को राजनीति का चाणक्य मानते हैं, या गोदी गिद्ध उन्हें राजनीति का चाणक्य बताता है, मानो वो कोई राजनीति के कोई इंटर्न हो। राजनाथ सिंह, जो ऐसे ऐसे हाथ चमका करके बोलते हैं, रक्षा मंत्री की पोस्ट पर हैं शोपीस के तौर पर, मोदी शाह जो कहें वही करते हैं, वो भी आगे राहुल को घेरने के लिए और रोकने के लिए। दोस्तों, अब जनरल नरवणे की किताब में जो कुछ है, उस किताब से मोदी शाह सिर्फ घबराई ही नहीं बल्कि बौखलाई हुई है, इसलिए उस किताब को छपने नहीं दे रही है। आप सोचिए, उस किताब में ऐसे कौन सी चीजें हैं जिससे मोदी शाह की सरकार मानो भरभरा करके गिर जाएगी अगर जनता उस किताब को पढ़ने के बाद जागरूक हो गई मोदी शाह की सरकार, उनके तमाम कारनामों के बारे में। अब दोस्तों, जिन चीजों को मोदी शाह डिनाई करते रहे, जनरल नरवणे ने, सेना अध्यक्ष ने उन चीजों को लिख दिया है। उन्होंने तथ्यों को उस किताब में समेटा है, किताब में लिखा है। इसीलिए सरकार घबरा रही है कि उसकी कमजोरी बाहर आ जाएगी। दोस्तों, कारवा मैगजीन है, कारवा मैगजीन ने जनरल नरवणे की किताब के कुछ अंश को प्रकाशित किया है। राहुल गांधी कारवा मैगजीन में प्रकाशित छपी हुई उन्हीं हिस्सों को 2 फरवरी को संसद के भीतर पढ़ने जा रहे थे। बौखलाहट में हड़बड़ा से गए वो 56 इंच वाले साहब, वो शाह साहब और राजनाथ सिंह। दोस्तों, कारवा मैगजीन के मुताबिक जनरल नरवणे ने, पूर्व सेना अध्यक्ष ने अपनी किताब में लिखा है, भारतीय सेना की उत्तरी कमान को प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी को 31 अगस्त 2020 की रात 8:15 एक फोन कॉल मिला। उन्हें जो सूचना मिली उसने उन्हें चौंका दिया।
4 चीनी टैंक पैदल सेना के साथ पूर्वी लद्दाख में रेचिन लाक की ओर जाने वाले एक खड़ी पहाड़ी रास्ते पर चढ़ते हुए आगे बढ़ने लगे थे। ये फोन कॉल है उनके पास में। जोशी ने, यानी जिनके पास, जिन अधिकारी के पास में फोन आया, उनका नाम जोशी है, उन्होंने इस गतिविधि की सूचना फौरन सेना प्रमुख जनरल मुकुंद नरवणे को दी। सेनाध्यक्ष थे ये उस वक्त, जिन्होंने स्थिति की गंभीरता को फौरन समझा। ये टैंक कैलाश रेंज पर भारतीय ठिकानों से कुछ ही 100 मीटर की दूरी पर थे। अब आप सोचिए, जो भारतीय ठिकाने, जो कैंप लगे हुए थे, उससे महज चंद मीटर, कुछ 100 मीटर की दूरी तक पहुंच गए थे, यानी कि भारत की सीमा में आ गए थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, राहुल गांधी नहीं कह रहे हैं, जनरल नरवणे जो कि उस वक्त सेना अध्यक्ष थे, उनकी किताब में है। आगे लिखते हैं, वो हर रणनीतिक ऊंचाई जिसे भारतीय बलों ने कुछ ही घंटों पहले चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के साथ एक खतरनाक संघर्ष में अपने कब्जे में लिया था। विवादित वास्तविक रेखा, नियंत्रण रेखा यानी कि LAC, जो दोनों देशों के बीच में वास्तविक सीमा है, इसके इस दुर्गम इलाके में ऊंचाई का हर मीटर रणनीतिक बढ़त में बदल जाता है। दोस्तों, भारतीय सैनिकों ने एक इल्यूमिनेटिंग राउंड दागा जो कि चेतावनी थी। इसका कोई असर नहीं हुआ। चीनी सेना आगे बढ़ती रही। नरवणे ने भारत के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के शीर्ष लोगों को घबराहट में फोन करना शुरू किया, जिनमें रक्षा मंत्री खुद राजनाथ सिंह है, जो हाथ ऐसे ऐसे चमका करके आज संसद में राहुल को रोक रहे थे। इनको भी सेनाध्यक्ष ने फोन किया था उस वक्त। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जो भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियों को लेकर के आज बॉलीवुड को अपने शिकंजे में लेकर के अपने लिए फिल्में बनवा रही है, वो धुरंधर फिल्म उठा करके देख लीजिए दोस्तों, जिसमें एक निहायत ही वाहियात किस्म का प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। अजीत डोभाल का एक कैरेक्टर है उसमें, जो कैरेक्टर निहायत ही घटिया ओछी किस्म की बातें करता हुआ दिखाई देता है उस फिल्म के अंदर। बहरहाल, घबराहट में सेनाध्यक्ष नरवणे ने फोन करना शुरू किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को किया। आज जो सुरक्षा सलाहकार हैं वही वो तब भी थे, अजीत डोभाल, उनको फोन किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और विदेश मंत्री S जयशंकर को फोन किया। जनरल बिपिन रावत अब स्वर्गवासी हो चुके हैं। इनका भी हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था 2022 में। आज तक पता नहीं चला कि उसके कारण क्या थे। अभी हुआ ना अजीत पवार का प्लान क्रैश। खैर दोस्तों, सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे अपनी वो किताब जिसे मोदी शाह ने छपने नहीं दिया, प्रकाशित आत्मकथा 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी में लिखते हैं, हर एक से मेरा सवाल था, मेरे लिए आदेश क्या है। जाहिर तौर पर सेना अध्यक्ष थे, आदेश लेना था। स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी और स्पष्ट निर्देशों की मांग की जा रही थी। दूसरी तरफ प्रोटोकॉल था। सेना अध्यक्ष नरवणे को स्पष्ट आदेश थे कि ऊपर से मंजूरी मिलने तक गोली ना चलाई जाए। ये किसने कहा? जाहिर तौर पर मोदी, शाह, राजनाथ और S जयशंकर और अजीत डोभाल की तरफ से, कि जब तक हम कोई आदेश ना दे गोली आप लोगों को नहीं चलानी। उनके वरिष्ठों की ओर से कोई स्पष्ट निर्देश मिला नहीं। वक्त गुजरता गया। रात 9:10 फिर से उस अधिकारी जोशी ने फिर फोन किया। चीनी टैंक आगे बढ़ते रहे। अब दर्रे से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर थे। 9:25 नरवणे ने फिर राजनाथ सिंह को फोन कर स्पष्ट निर्देश मांगे। कोई जवाब नहीं मिला। और इसी बीच PLA कमांडर मेजर जनरल लियू लिन का संदेश आया। उन्होंने तनाव कम करने का प्रस्ताव रखा। दोनों पक्ष आगे की गतिविधि रोक दें और स्थानीय कमांडर अगले दिन 9:30 बजे सुबह दर्रे पर मिले। दोनों ओर से 3 प्रतिनिधि हों, यह एक उचित प्रस्ताव लग रहा था। कुछ देर के लिए ऐसा लग रहा कि टकराव से निकलने का बस यही एक रास्ता बचा हुआ है। रात 10 बज गए। रात 10 बजे सेना अध्यक्ष नरवणे ने यह संदेश राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल तक पहुंचा दिया। 10 मिनट बाद उत्तरी कमान से फिर फोन आया। चीनी टैंक नहीं रुक रहे थे। वह अब शिखर से मात्र 500 मीटर दूरी पर थे। 500 मीटर जो सामने से दिखाई देता है। दोस्तों, पूर्व सेना अध्यक्ष नरवणे को याद है कि जोशी ने उस वक्त कहा था कि उन्हें रोकने का एकमात्र तरीका हमारी अपनी मध्यम तोपखाने से फायर खोलना है। इजाजत लीजिए, फायर खोलना पड़ेगा, जो तैयार है और तैनात है। पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा पर तोपखाने की छोटी मोटी फायरिंग आम बात थी, जहां पर डिवीजन और कोर कमांडर को बिना ऊपर से अनुमति लिए प्रतिदिन सैकड़ों गोले दागने का अधिकार था। लेकिन यह चीन था, पाकिस्तान नहीं था। मामला अलग था।
पीएलए के साथ में तोपखाने की भिड़ंत कहीं बड़े संघर्ष में तब्दील हो सकती थी। उस वक्त के सेना अध्यक्ष नरवणे, जो अपनी किताब में जिन्होंने लिखा है, जिस किताब को मोदी शाह ने छपने नहीं दिया, कि मेरी स्थिति बेहद नाजुक थी। एक तरफ कमांड थी जो हर संभव सावधानी से फायर खोलना चाहती थी, और दूसरी तरफ सरकार की एक कमेटी थी जो अब तक खामोश बैठी थी, मुझे स्पष्ट कार्यकारी आदेश दे ही नहीं पा रही थी, न दे रही थी। सेना मुख्यालय के ऑपरेशन रूम में विकल्पों पर विचार हो रहा था और उन्हें खारिज किया जा रहा था। पूरा उत्तरी मोर्चा हाई अलर्ट पर था। संभावित टकराव वाले क्षेत्रों की निगरानी की जा रही थी, लेकिन निर्णायक बिंदु रेचिनला था। सेनाध्यक्ष नरवणे ने रक्षा मंत्री को एक और फोन किया, जिन्होंने वापस कॉल करने का वादा किया। समय बीतता चला गया। हर मिनट चीनी टैंकों के शिखर तक पहुंचने के और करीब ला रहे थे। रात 10:30 बज गए। राजनाथ सिंह का फोन आया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की थी, जिनका निर्देश एक ही वाक्य में था, जो उचित समझो वो देखिए। यह फैसला पूरी तरीके से सैन्य स्तर पर होना था दोस्तों, मगर क्यों 2 से 3 घंटे के आसपास अटका करके रोक कर रखा गया था। कोई फैसला नहीं दिया गया था और अब कहा गया कि ठीक है, आप देखिए क्या उचित है। यह फैसला पूरी तरह सैन्य स्तर पर होना था। मोदी से सलाह ली गई थी, उन्हें जानकारी दी गई थी, लेकिन उन्होंने निर्णय लेने से इनकार कर दिया। नरवणे याद करते हैं कि मुझे मुश्किल हालात में डाल दिया गया था। इस पूरी छूट के साथ अब पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। दरअसल ये वो कहानी है, ये वो वाकया, एक छोटा सा हिस्सा उस किताब का दोस्तों, जिसे कारवा मैगजीन ने छापा है। और इसको जानते ही, सुनते ही, देखते ही मोदी, शाह, राजनाथ, हर कोई भौचक्के हो जाते हैं, हर कोई हड़बड़ाने लगते हैं, थरथराने लगते हैं। और इन्हीं लाइनों को राहुल गांधी संसद के भीतर पढ़ करके दरअसल मोदी शाह की सरकार को आईना दिखा रहे थे। कभी नहीं बोलने दिया गया, हर कोई पिल पड़ा उस पर। अब आप सोचिए दोस्तों, देश और देश की सरहदों के साथ में, उसकी हिफाजत के साथ में, इस बीच में सरकार का रवैया क्या है। जागरूक रहिए, अपनी राय लिखिए।